हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो अपन जानते हैं, जैसे चैप्टर 3 में अपन ने पढ़ा था कि जो पदार्थ है परमाणु अणुओं से मिलकर बनते हैं और विभिन्न प्रकार का जो पदार्थों का जो अस्तित्व होता है वो परमाणुओं के कारण होता है, जिससे बने होते हैं। तो अब एक प्रश्न उठता है कि एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होते हैं? क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? और तीसरा, ये जो परमाणु हैं, ये जो कण है परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? तो 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में जानना। तो इन्होंने सबसे पहले ये जाना कि पदार्थों में क्या होते हैं, आवेशित कण होते हैं। परमाणु विभाज्य होता है और आवेशित कणों से बना होता है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, क्योंकि अपन जानते हैं जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो विद्युत आवेश आता है। तो ये आवेश कहाँ से आया? तो इसी परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। तो 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, तो जिसका पता कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्वान है, जिसका पता किसने किया? जे टॉमसन ने। तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके बाद जानकारी प्राप्त होने के पहले, जब इलेक्ट्रॉन की जानकारी हुई उसके पहले ई गॉल्स्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनार रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा दूसरे अपरमाणिक कणों की खोज हुई। तो माने जो था केनार रे। एक प्रश्न आता है कि केनार रे किसे कहते हैं, और एक और प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो ये आप दोनों कर लेना। इसके बाद इन कणों का जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन विपरीत होता है। इसका जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 200 गुना अधिक होता है, और उसको प्रोटीन नाम दिया अपन। इसी जो केनार रे थी, इसी के द्वारा ही दूसरे एक अपरमाणु कणों की खोजी, जिसका नाम था प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को तो ई से और प्रोटॉन को पी से दर्शाया, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 था, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1। मतलब प्रोटॉन पर प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। लेकिन जैसे ही हमें जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब खोज हो गई, तो इलेक्ट्रॉन में परमाणु के भीतर दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उस धारणा को गलत साबित कर दिया। ठीक है। उसके बाद जे टॉमसन एक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना के संबंध में पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो जे टॉमसन कौन थे? ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, जिनका जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। अब टॉमसन का जो परमाणु मॉडल था इसके बारे में इन्होंने टॉमसन का जो परमाणु मॉडल जो बताया था वो तरबूज की तरह होता है। जो लाल तरबूज होता है ना, तो लाल जो तरबूज था वो धनावेशित गोला है, और जिसके अंदर जो बीज होते हैं काले बीज, वो इन्होंने इलेक्ट्रॉन माने। अब इसको अपन वैज्ञानिक की भाषा में पढ़ेंगे। टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था? टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, और जो ऋणात्मक और धनात्मक जो आवेश होता है परिणाम में कैसा होता है? समान होता है। इसलिए परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। तो टॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। तो ये टॉमसन का परमाणु मॉडल यहीं फेल हो गया। फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल जब पेश किया तो उन्होंने अल्फा कणों की सोने की पन्नी पर टकराया गया। तो इन्होंने सोने की ही पन्नी क्यों चुनी? ये पहला प्रश्न आता है। तो सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि ये बहुत पतली परत चाहते थे। किसकी? सोने की पन्नी की, जो 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। दूसरा था अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते थे, और ये धनावेशित होते थे। ठीक है। और इनमें अल्फा कणों में क्या होती है? पर्याप्त ऊर्जा होती है। तीसरा पॉइंट था अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणिक कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटीन से बहुत अधिक
भारी होते, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की। तो एक प्रश्न यही आ जाता है कि सोने की पन्नी ही इनने क्यों चुनी। उसके बाद एक चित्र दिख रहा है आपको। इस चित्र के आधार पर अल्फा कण विकिरण प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिए। इससे निम्नलिखित परिणाम निकले रदरफोर्ड के। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से बिल्कुल सीधे निकल गए, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, कुछ कण जो थे विक्षेपित हुए और आश्चर्यजनक रूप से 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। तो यह परिणाम उस प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं, ठीक है ना। तो जब रदरफोर्ड का ये आया मॉडल, तो रदरफोर्ड ने फिर अपना इस तर्क के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले कि परमाणु के भीतर जो अधिकांश भाग है वो खाली है, जिसके कारण वो सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। दूसरा रीजन उन्होंने बताया था, बहुत कम कण अपने मार्ग से कैसे हुए, विक्षेपित हुए, ठीक है। और बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित होते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। जब उन्होंने ये देखा, तब उसके बाद इन्होंने अपना एक नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। पहला था कि परमाणु का जो केंद्र था धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा, पर एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। जब इन्होंने अपना मॉडल दिया, इसके बाद इनके मॉडल में एक कमी रह गई। इन्होंने एक बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। अगर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा, कोई भी आवेशित कण जब चक्कर लगाता है तो त्वरित होता है, और त्वरण के दौरान आवेशित कणों में ऊर्जा का विकिरण होता है। जब वो स्थायी कक्ष से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जाएं विकृत करेगा तो वह नाभिक से टकरा जाएगा। इस प्रकार परमाणु का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अपन ने बताया था कि परमाणु अपना क्या होता है, स्थायी होता है। तो यहाँ रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है फेल हो गया। उसके बाद अगले जो वैज्ञानिक थे नील्स बोर ने रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल पर जो आपत्तियाँ उठी तो उस पर दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में अपना मत दिया। इन्होंने सबसे पहले अपन समझेंगे नील्स बोर थे कौन। तो ये इनका जो जन्म था 7 अक्टूबर 1885 कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर में नियुक्त हुए। 1922 में इनको परमाणु की संरचना के संबंध में नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला, 1922 में। अब इन्होंने क्या बताया, अपन वो उसको डिस्कस करते हैं। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम विविध कक्षाएं कहते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो वहाँ ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। तो इनकी जो कक्षाएं थी, जो विशेष कक्षाएं थी, जिन्होंने इनको नाम दिया KLMN। इन्होंने ऊर्जा स्तर को बताया। ये चित्र भी कभी कभी पेपर में आता है कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल का ये चित्र है। तो ये कक्षाएं हैं KLMN संख्या द्वारा दर्शाई गई हैं। इस प्रकार नील्स बोर ने बताया। तो यहाँ नील्स बोर को इसी मॉडल के आधार पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब अपन आते हैं न्यूट्रॉन। अपन ने प्रोटॉन की देख ली, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन ने। अब न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जे चैडविक ने की थी। तो एक और अपरमाणु कण की खोज निकाला, इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। न्यूट्रॉन को N से दर्शाया गया परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया गया। इसके बाद अब अपन आते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। कक्षाओं के बारे में किसने बताया, नील्स बोर ने बताया, नील्स बोर ने। तो इनके आधार पर एक नियम था। इन नियमों के अनुसार किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी 2n उसकार होगी, माने 2 गुणा n, माने n अगर पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में तो n पर अपन 1 लिखेंगे, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पेपर में आता है, तो ये आप याद कर लेना, बोरवरी, जिसे अपन बोरवरी स्कीम के नाम से जानते हैं। यहाँ देखो चित्र देखो आप, यहाँ दिख रहा है
ये पहली कक्षा में जैसे लिथियम है, लिथियम के 3 होते हैं, तो पहली कक्षा में 2 और लास्ट की कक्षा में 1, है ना। ये बी बेरिलियम में पहली कक्षा में 2 और लास्ट की कक्षा में भी 2। बोरॉन पहली कक्षा में 2, लास्ट की कक्षा में 3। किसी को भी उठा के देख लो, एल्युमिनियम देखो पहली कक्षा में 2 है, लास्ट की कक्षा में 3 और 3 6 और 2 8, है ना, 8 दूसरी, और लास्ट की कक्षा में 1 2 3, 1 2 3, है ना। पहली कक्षा में 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 3। तो ये सभी कक्षाओं में विद्या, तो पहली कक्षा में 2 रहेंगे, दूसरी कक्षा में 8 अपन ने भी पढ़ा, और तीसरी कक्षा में कितने 18 और चौथी कक्षा में 32। पहली कक्षा में जैसे ही 2 पूरे होते हैं तो दूसरी कक्षा में भरे, दूसरी कक्षा में जैसे ही 8 पूरे होंगे तो फिर तीसरी कक्षा भरी जाएगी, तीसरी कक्षा में जैसे ही 18 पूरे होते हैं तो चौथी कक्षा भरी जाएगी। जब तक दूसरी कक्षा में अगर 8 पूरे नहीं होते, जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि दूसरी कक्षा में इसमें देखो 4 है, किसमें कार्बन में है 4, तो ये क्या करेगा, इसे 8 करना है, तो ये तो 4 को या तो त्यागेगा या 4 को लेगा, तो कार्बन की जो संयोजकता होगी 4 होगी। तो अभी अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं संयोजकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। तो भारी कक्ष में किसी भी परमाणु की सबसे भारी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनों की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता कहलाती है। तो बोरबरी स्कीम ने हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर बाह्यतम कक्ष में 8 भरे हैं तो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होगी, तो इसकी जो संयोजन सत्ता होगी 0 होगी। अगर दूसरी कक्षा में अगर 8 हैं या 2 है, पहली कक्षा में 2 या दूसरी में 8 है, तो पूरी तरह से वो कैसा होगा, निष्क्रिय होगा, उसकी जो संयोजकता होगी कैसी होगी, 0 होगी। लेकिन क्या होगा, लेकिन जैसे ही अपन ऐसे पढ़ते हैं, जैसे किसी भी जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम के प्रत्येक के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्याग करेंगे, तो इनकी संयोजकता क्या रहेगी, 1 होगी। लेकिन मैग्नीशियम और एल्युमिनियम अपन ने भी पढ़ी थी, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का अपन ने पढ़ा था 2 और 8 और 3, तो लास्ट में कितने थे 3, तो इसकी संयोजकता कितनी रहेगी, 3 रहेगी, किसकी, एल्युमिनियम की। तो अभी किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसकी संयोजकता होगी, तो उसे अपन क्या कहते हैं, संयोजकता। बाह्यतम कक्ष में किसी की भी उठा के देख लो, जैसे यहाँ फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए जिस 7 इलेक्ट्रॉनों को तो नहीं त्यागेगा, तो ये क्या करेगा, 7 को तो 1 ले लेगा, 1 लेना तो तब इसकी संयोजकता कैसी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसी तरीके से संयोजकता होती है, अपन इसको चार्ट से पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, जो कक्षा है KLM, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1, है ना। इसी प्रकार किसी का भी देख लो, जैसे कार्बन का देखते हैं, कार्बन को C से प्रकट करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 6, तो प्रोटॉन की संख्या भी 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, पहली कक्षा में 2 आ जाएंगे, तो 2 6 में से 2 गया तो 4 बचे, दूसरी कक्षा में 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4, है ना। इसी प्रकार से बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही उसकी संयोजकता होगी। किसी ऑक्सीजन को देख लो, 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। अब ये क्या करेगा, 6 को तो नहीं त्यागेगा, 2 को किसी से लेगा, तो इसकी जो संयोजकता होगी कैसी होगी, 2 होगी। इससे ये टेबल आप याद कर लेना बच्चों, ये पेपर में आती है, तो संयोजकता आपको समझ में आ गई होगी। बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसकी संयोजकता होती है। अब अपन आते हैं परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब इसी सारणी से आपको समझ में आ जाएगा, माने परमाणु संख्या, जैसे हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो यही परमाणु संख्या है ना। और जैसे वो पूछ रहा है लिथियम, लिथियम में वो बोला प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को मिला के ही द्रव्यमान संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या 3 और न्यूट्रॉन की संख्या 4, इन दोनों को मिला के 7 द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार किसी की भी देख लो, कार्बन की देख लो, जो अपन याद करते हैं, कार्बन की देखो,
कार्बन की जो है 6 है, 6 और 6, तो 6 और 6 अपन मिलाएंगे तो 12 हो जाएगी। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान, तो अपन पढ़ते हैं ना कार्बन की 6 परमाणु संख्या और 12 द्रव्यमान संख्या, पढ़ा है आपने। तो यही नाइट्रोजन का 7 परमाणु संख्या, 14 द्रव्यमान संख्या, तो 7 और 7 प्लस 14, ठीक है। तो इस प्रकार पेपर में आता है कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे अपन Z से दर्शाते हैं, ठीक है। और जैसे कार्बन में Z 6, इसी पर परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो 12, तो कार्बन का जो द्रव्यमान हुआ 12 U, है ना। उसी प्रकार एल्युमिनियम का 17, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन, तो इस प्रकार 27 हो गए। इसी प्रकार सोडियम का देख लो, सोडियम का 11 होता है, 11 प्रोटॉन की संख्या होती है, 12 न्यूट्रॉन की संख्या होती है, 11 प्लस 12 23, 23 इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो ये आप उस सारणी है उसको याद कर लेना, तो ये आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद अपन आते हैं समस्थानिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक मतलब ऐसे समस्थानिक जो परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या के आधार पर होते हैं। तो ऐसे समस्थानिक जिन्हें कहते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग होती है। पेपर में बहुत आता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं। तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग हो। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जो पेपर में बहुत आते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम बताओ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। ऐसे तो आप देख रहे होगे जे परमाणु संख्या सेम है, द्रव्यमान संख्या अलग है ना। तो इसे अपन समस्थानिक कहते हैं। उसी प्रकार क्लोरीन का देखो, क्लोरीन के 2 है, 1735 और 1737। उसी प्रकार कार्बन का 612 और 614। तो ये पेपर में बहुत आते हैं कि कार्बन के, क्लोरीन के और हाइड्रोजन के। तो अपन समझ गए समस्थानिक किसे कहते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न। इसी का उल्टा होता है संभारिक। संभारिक मतलब द्रव्यमान संख्या समान होगी और परमाणु संख्या अलग होगी, जिसे अपन कहते हैं संभारिक कहते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को हम द्रव्यमान में क्या कहते हैं। जैसे कैल्शियम, जो 2 तत्व है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20, आयरन की परमाणु संख्या 18, है ना। लेकिन इनका जो परमाणु भार होता है कितना होता है? 40 होता है। तो ऐसे तत्वों को हम संभारिक कहते हैं। तो बच्चों पेपर में बहुत आता है समस्थानिक किसे कहते हैं, संभारिक किसे कहते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु संख्या क्या है, संयोजकता क्या है। तो बच्चों इन सब प्रश्नों को आपको समझ में आ गया हो। एक और प्रश्न है कि समस्थानिकों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। समस्थानिकों का प्रयोग, तो समस्थानिकों का प्रयोग ये पेपर में एक प्रश्न बनता है। तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में भी कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग होता है। और घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो ये पेपर में बहुत आता है बच्चों, इसे भी आप याद कर लेना। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।